वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कीड़ा। ये मूवी तेलुगु में भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम है दिवाली। तो मैंने इस मूवी को रिसेंटली तेलुगु में देखा तो सच में मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको केडी जैसी मूवीज पसंद आई होगी तो ये मूवी भी जरूर पसंद आएगी। आई रिक्वेस्ट यू कहानी को पूरा सुनना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हमारे इंडिया में एक बहुत बड़े फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है दिवाली। दिवाली आने से 15-20 दिनों से पहले ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग इस दिन अपना एक नया काम भी स्टार्ट करते हैं। पटाखों की फैक्ट्री वाले तो 1 महीने पहले से ही पटाखे बनाने लगते हैं। उसी तरह जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो लोग अच्छी तरह से अपनी दिवाली मनाने लगते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते वो उधार लेकर अपनी दिवाली मनाते हैं। ऐसे ही दिवाली के मौके पर 3 लोगों की जिंदगी को दिखाया गया है इस मूवी में। चलिए देखते हैं इन तीनों की कहानी। पहले एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है सीनैया, इसकी बीवी और इसका पोता। पोते का नाम होता है गणेश। गणेश के माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर जाने की वजह से इसके दादा दादी ही इसकी परवरिश करते रहते हैं। खैर सुबह होने के बाद दिवाली का दिन होता है, लेकिन रात के समय ये तीनों बहुत ही उदास बैठे होते हैं, जबकि सारे गांव वाले पटाखे फोड़ते हुए खुशियां मनाते रहते हैं। इन तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये तीनों किसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी सीनैया के घर के पास 3 लोग आते हैं। वीरैया, उसका बेटा मूर्ति, उसका रिश्तेदार। वीरैया फटाफट से सीनैया के पास आकर थोड़े बहुत पैसे देने लगता है। कहने लगता है कि बाकी पैसे मैं सुबह दे दूंगा। पैसे लेने के बाद जब वीरैया अपने बकरे के पास जाता है तो वहाँ पर इसका बकरा बंधा नहीं होता। ये देखकर सीनैया जोर जोर से रोने लगता है कि अब मैं क्या करूं, कोई मेरा बकरा ले गया। सीनैया की आवाज सुनने के बाद बाकी लोग भी सीनैया के पास आते हैं। सारे लोग उस बकरे को इधर उधर तलाश करने लगते हैं। सीनैया को समझाने लगते हैं, अरे वो कहीं पर भी गया नहीं होगा। पता चलता है कि कुछ लोग इस बकरे को अपने वैन में डालकर वहाँ से ले जा रहे हैं, मतलब इस बकरे को चुरा लिया। उसके बाद क्या था, ये सारे लोग उस वैन का पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं, इस बकरे के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती रहती है। खैर इसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब दिवाली आने से कुछ दिन पहले, जहाँ पर गणेश और उसके बकरे को दिखाया जाता है। इसके बकरे का नाम होता है कलुआ, जो हमेशा इसके साथ ही रहता है। गणेशा और कलुआ ये दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। एक दिन गणेशा अपने कलवे के साथ तालाब में स्नान करने के लिए जाता है। वहाँ पर गणेशा के कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। वापस आते समय गणेशा के बाकी दोस्त दिवाली के बारे में ही बात करने लगते हैं। मतलब एक फ्रेंड कहने लगता है कि गणेशा, इस दिवाली के दिन मैं काफी सारे पटाखे खरीदूंगा। दूसरा फ्रेंड कहने लगता है, अरे मैं तो बहुत ही अच्छे कपड़े खरीदूंगा, वही जो टीवी में दिखाते हैं ना, वो वाले कपड़े। गणेशा से पूछने लगते हैं कि इस दिवाली के दिन तुम क्या खरीदोगे। गणेशा कहने लगता है, अरे यार मैंने अभी तक कुछ तैयारी ही नहीं की, मेरे दादाजी ने अभी तक मुझे कपड़े नहीं दिलवाया, लेकिन मैं भी इस दिवाली के दिन बहुत ही अच्छे कपड़े खरीदूंगा। यह सुनने के बाद गणेशा के बाकी फ्रेंड्स गणेशा का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हारे दादाजी तुमको कुछ भी नहीं दिलवाएंगे। पिछली दिवाली को क्या किया था तुमने, सिर्फ एक ही पटाखा फोड़ा। अपने दोस्तों की बातें सुनने के बाद बेचारा गणेशा बहुत मायूस होने लगता है। गणेशा घर वापस आने के बाद अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि दादाजी, दिवाली आने में और 3 दिन है, आपने कहा था ना कि आप मुझे बहुत ही अच्छे कपड़े दिलवाएंगे। सीनैया कहने लगता है, हाँ बाबा, कल हम दुकान पर चलेंगे। यह सुनने के बाद गणेशा बहुत खुश होने लगता है, लेकिन मन ही मन सीनैया ये सोचने लगता है कि इतने पैसे मैं कैसे अरेंज करूं, मैंने बच्चे को वादा तो कर दिया। रात में खाना खाते वक्त गणेशा अपने दादाजी से कहने लगता है कि दादाजी, मेरा जो फ्रेंड है ना मनी, उसने ऐसे ही कपड़े खरीदा, मैं कल सुबह आपको उसके घर पर ले जाकर दिखाऊंगा, मुझे वैसे ही कपड़े चाहिए। सीनैया कहने लगता है, ठीक है बेटा, कल सुबह चलते हैं, ऐसे ही कपड़े दिलवाऊंगा तुमको। खैर खाना खाने के बाद सीनैया सब कुछ कैलकुलेट करने लगता है कि इस दिवाली के दिन कितना खर्चा आने वाला है, मतलब इसके कपड़े, इसके बीवी के कपड़े, गणेशा के कपड़े, ऊपर से पटाखे, मिठाइयाँ, तकरीबन 5000 का तो खर्चा आएगा। कहाँ से अरेंज करूँ इतने पैसे में। उसी वक्त सीनैया की बीवी मीनम्मा सीनैया को बैंक का नोटिस दिखाने लगती है। बात यह है कि गणेशा की माँ के पास कुछ गहने थे और सीनैया ने उन गहनों को गिरवी रखकर थोड़े पैसे लोन लिया होता है। 3-4 महीनों से सीनैया ने EMI पे नहीं किया, मतलब वही इंटरेस्ट पे नहीं किया। सो मीनम्मा सीनैया को डांटने लगती है कि बच्चे को वादा करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है।
सीनैया कहने लगता है, अरे तुम अंदर जाओ, मैं किसी भी तरह से एडजस्ट कर लूंगा। खैर सुबह सवेरे सीनैया एक चाय की दुकान के पास जाकर अपने एक फ्रेंड से थोड़े बहुत पैसे पूछने लगता है। सीनैया का फ्रेंड कहने लगता है कि सॉरी सीनैया, मैं तुमको पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा बेटा खुद मुझे इस बार पैसे नहीं भेजा। अगर मेरे पास होते तो तुमको 1000-2000 दे देता। दूसरे सीन में वीरैया को दिखाया जाता है। एक्चुअली वीरैया एक कसाई होता है और उसी तरह इसको दारू पीने की बहुत आदत होती है। वीरैया एक बंदे के पास काम करते रहता है, मतलब उसकी दुकान में गोश्त काटने का काम करता है। हर रोज वीरैया दारू पीने की वजह से इसकी सुबह लेट से होती है। दुकान के पास काफी सारे कस्टमर्स खड़े होते हैं वीरैया का इंतजार करते हुए। वीरैया अपने काम पर लेट से जाता, लेकिन इसका ओनर इसको कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ सीनैया, गणेशा, कलवा कई बार जाने लगते हैं। इसी दरमियान में गणेशा अपने फ्रेंड के घर पर जाकर इसे रिक्वेस्ट करने लगता है, क्या तुम अपने कपड़े मेरे दादाजी को दिखाओगे। जब गणेशा का फ्रेंड अपने घर के अंदर जाकर अलमारी ओपन करने लगता है तो उसकी माँ इसको डांटने लगती है कि नए कपड़े अभी बाहर मत निकालो, गंदे हो जाएंगे। बाहर आकर गणेशा से कहने लगती है कि दिवाली के दिन वो पहन लेगा ना, तब देखो, और वैसे भी तुम लोग ऐसे कपड़े नहीं खरीद पाओगे। इस तरह से ये औरत थोड़ा नीचा दिखाने लगती है। ये बातें सुनने के बाद गणेशा थोड़ा मायूस होने लगता है, लेकिन सीनैया इसको हौसला दिलाने लगता है। उसके बाद जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो रास्ते पर एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी गणेशा उस न्यूज़पेपर में का ड्रेस दिखाकर कहने लगता है कि दादाजी वही कपड़े मुझे चाहिए। तो सैंपल के तौर पर सीनैया उस न्यूज़पेपर को ले लेता है उस बंदे के पास से। इस तरफ वीरैया अपनी दुकान पर बहुत ही लेट से आता है। काफी सारे कस्टमर्स वेटिंग कर रहे होते हैं। इसके ओनर का बेटा अली इसको गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है। अपने पापा से कहने लगता है कि ये वीरैया हर रोज काम पर लेट से आता है और तुम पापा इसको सर पर बिठा के रखे हो। वीरैया को इसका ओनर ना डांटने की वजह ये है कि बहुत टाइम पहले वीरैया ने अपनी बकरी अपने ओनर को देकर कहा था कि आप कसाई की दुकान रखो। तो वीरैया की वजह से ही ये दुकान स्टार्ट हुई और चल भी रही है। लेकिन ओनर का बेटा अली इस बात को नहीं मानता, हमेशा इस पर गुस्सा रहता है। खैर दूसरे सीन में दो और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। बंदी का नाम है ज्योति और बंदे का नाम है मूर्ति। और ये मूर्ति वीरैया का बेटा होता है जो एक ऑटो ड्राइवर होता है और ये ज्योति एक पटाखों की फैक्ट्री में काम करती रहती है। एक और बात यह है कि ये दोनों कजिन्स होते हैं और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। लेकिन इन दोनों का रिश्ता ज्योति के घर वालों को पसंद नहीं होता। ज्योति की माँ कहने लगती है कि तुम फटाफट से काम पर जाना बंद करो, पता है ना तुमको दिवाली के बाद लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं तुमको। ज्योति कहने लगती है कि माँ दिवाली के टाइम बहुत सारा काम होता है ना, इसलिए दिवाली तक जाऊंगी मैं। इन दोनों की प्यार की बात इन दोनों के घर वालों को अच्छी तरह से पता होती है। ज्योति की माँ, मूर्ति की माँ एक दूसरे को फोन करके यही बात कहने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी को हाथ में रखो, तुम अपने बेटे को हाथ में रखो। उसके बाद ज्योति और मूर्ति किसी मंदिर के पास मुलाकात करके एक पुजारी से पूजा करके एक दूसरे से इसी के बारे में बात करने लगते हैं। मतलब ज्योति कहने लगती है कि माँ ने कहा कि लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से मैं काम पर जा रही हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। देखो मूर्ति तुम क्या करना चाहते हो। मूर्ति कहने लगता है कि ज्योति तुम फिक्र मत करो, जब दिवाली के दिन सारे लोग बिजी होंगे तो हम दोनों गांव छोड़कर भाग चलेंगे। तो ज्योति भी इसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। इस तरफ सीनैया के पास थोड़ी जमीन होती है। जमीन के कागजात लेकर शेखर नाम के एक बंदे के पास जाता है इसको सेल करने के लिए, और शेखर इसका दूर का रिश्तेदार होता है। शेखर कहने लगता है कि मामा जी मेरे पास तो अब इतने पैसे नहीं जो मैं आपकी जमीन को खरीदूं, आप मुझे कागजात दे दीजिए, अगर कोई लेना चाहता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सीनैया कहने लगता है ठीक है शेखर, और उसी तरह एक छोटी सी मदद चाहिए तुमसे, क्या एक 5000 रुपये मुझे उधार दे सकते हो, क्योंकि दिवाली आने वाली है, बच्चे के लिए कपड़े खरीदना है। शेखर कहने लगता है मामा जी थोड़ी देर के बाद आप मेरी दुकान पर आ जाना, मैं देखता हूँ कुछ। उसके बाद सीनैया एक कपड़ों की दुकान के पास जाकर उस न्यूज़पेपर को दिखाते हुए पूछने लगता है कि आपके पास ऐसे कपड़े हैं। तो वो दुकान वाला बंदा ठीक उसी तरह के कपड़े दिखाने लगता है। सीनैया इसका रेट पूछने पर दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि ये तो 2000 में आता है, आपके लिए मैं 100-200 कम कर दूंगा। सीनैया कहने लगता है ठीक है, आप इन कपड़ों को साइड में रखिए, मैं शाम को अपने पोते को ले आऊंगा। दूसरे सीन में 4 चोरों को दिखाया जाता है। इनको जो भी चीज नजर आती है उस चीज को चुराने की कोशिश करने लगते हैं और उस चीज को बेचकर दारू भी पीने लगते हैं। इस तरफ सीनैया शेखर की दुकान के पास जाता है क्योंकि शेखर ने बुलाया था ना सीनैया को। फिलहाल तो शेखर अपनी दुकान पर मौजूद नहीं होता, वहाँ पर एक वॉचमैन बैठा होता है। सीनैया इस वॉचमैन से बस ऐसे ही बात करने लगता है, कहने लगता है कि मुझे भी ऐसी कोई जॉब है तो देखो ना, पहले मैं नारियल तोड़ने का काम किया करता था,
आसपास के 10 गाँव में मैं ही नारियल तोड़ता था, लेकिन अब तो मेरी उम्र हो गई, पेड़ नहीं चढ़ सकता, गुजारा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी दरमियान में शेखर अपने मैनेजर को कॉल करता है कुछ काम से। वो मैनेजर सिनैया के बारे में बताने लगता है। शेखर कहने लगता है, अरे अरे यार, उनको फोन मत दो, मेरे पास ही पैसे नहीं है, वो पैसे मांगने के लिए आए हैं। एक काम करो, तुम्हारे पास 200-500 है तो दे दो, बाद में आने के लिए कहो। सिनैया बहुत खुश होने लगता है कि अब ये बंदा मुझे पैसे देगा। लेकिन जब ये मैनेजर 200 रुपये इसके हाथ में रखने लगता है तो सिनैया बहुत ही मायूसी से कहने लगता है कि नहीं चाहिए, और शेखर से कहना मुझे माफ कर दे, मैंने इसको तकलीफ दी। इस तरफ वीरैया अपना सारा काम खत्म करने के बाद अली वीरैया को इसकी मजदूरी देते हुए कहने लगता है कि कल से तुम काम पर मत आओ। वीरैया कहने लगता है, अरे तुम कौन होते हो मुझे काम से निकालने वाले, मैं सारी चीजें तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा। अली कहने लगता है कि अब ये दुकान मेरा है, सिर्फ मेरी ही बात चलेगी। इस तरह से वीरैया से झगड़ा करने लगता है। देखते ही देखते इन दोनों के बीच हल्के से हाथापाई होने लगती है। तीसरा बंदा आकर इन दोनों को दूर करता है। वीरैया अली से कहने लगता है कि तुम तो आजकल के बच्चे हो, मुझे दुकान से निकालने लगे तुम, देखते जाओ दिवाली तक मैं तुम्हारी दुकान के सामने ही एक और दुकान रखूंगा। अली भी कहने लगता है कि तुम एक पियक्कड़ बंदे हो, दुकान पर लेट से आते हो और तुम नया दुकान ओपन करने चले, चलो देखता हूँ मैं भी, बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। इस तरह से वीरैया को इसके दुकान से निकाल देता है। इस तरफ सिनैया खाली हाथ अपने गांव पर वापस लौटने लगता है। सोचने लगता है कि अब मैं गणेशा को क्या जवाब दूं, वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। इस तरह से सिनैया अपने घर पर ही नहीं जाता, उसी किसी जगह पर बैठा रहता है और इसी तरह अपनी जान पहचान लोगों को फोन करके थोड़ी मदद मांगने लगता है। लेकिन ऑफकोर्स दिवाली का मौका होता है, हर एक की अपनी अपनी जरूरतें होती है। इस तरफ गणेशा टिप टॉप से रेडी होकर अपने दादाजी का इंतजार करते रहते हैं कि अब या तब इसके दादाजी घर पर आएंगे और मुझे कपड़ों की दुकान पर ले जाएंगे। लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, इसका दादाजी वापस घर पर नहीं आता। बेचारा गणेशा बहुत रोते रहता है। मीनम्मा सिनैया को फोन करके बहुत डांटने लगती है कि तुमने बच्चे को वादा किया दुकान पर ले जाओगे, लेकिन अभी तक घर वापस क्यों नहीं लौटे। सिनैया कहने लगता है कि तुम गणेशा से कहो कि मैं घर आकर इसको दुकान पर ले जाऊंगा, समझाओ उसको मैं घर आ रहा हूँ वापस। उसी शाम वीरैया अपने किसी रिश्तेदार के साथ दारू की दुकान में बैठकर दारू पीते हुए अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लगता है कि वो मेरे सामने बच्चा है और मुझसे ही बेइज्जती से पेश आया। नहीं यार, किसी भी तरह से मुझे दुकान ओपन करनी होगी, पहले मुझे इस दारू को छोड़ना होगा, यही आखिरी बार मैं दारू पी रहा हूँ। और उसी दारू की दुकान में वो 4 चोर बैठे होते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं कि इस दिवाली के दिन एक बहुत बड़ा हाथ मारना होगा। इस तरफ सिनैया गणेशा सोने के बाद अपने घर पर वापस आता है। मीनम्मा से कहने लगता है, पता नहीं मैंने आज कितने लोगों से पैसे मांगा, एक बंदा भी मुझे पैसे नहीं दिया। मैंने ये सोच लिया कि हमारे पास जो कलवा है ना, उसको बेच दूंगा मैं, अब वही एक आखिरी उम्मीद है मेरी। मीनम्मा कहने लगती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, वो कलवा मन्नत के लिए रखा गया है, भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए, हमें पाप लगेगा। सिनैया कहने लगता है, अरे काहे का भगवान, अगर भगवान चाहता तो अब हमारी मदद कर सकता था। गणेशा के माँ बाप जिंदा होते तो बहुत ही अच्छे से ये अपनी दिवाली मनाता। अब मुझे गणेशा की खुशी ही जरूरी है, पाप लगेगा तो लगने दो मुझे। इस तरफ वीरैया अपनी बीवी के पास आकर जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है कि मैं दारू छोड़ रहा हूँ और उसी तरह कसाई का दुकान ओपन करने वाला हूँ। वीरैया की बीवी भगवान के पास रखे हुए 500 की नोट लाकर इसको देने लगती है कि तुम इससे काम स्टार्ट करो। बाद में वीरैया और इसका रिश्तेदार दूसरे गांव पर जाने लगते हैं बकरे को खरीदने के लिए। इस तरफ सिनैया किसी बंदे को फोन करके बात करने लगता है कि मेरे पास बकरा है और मैं बेचना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो बंदा बकरा देखने के लिए आता है। इन दोनों के बीच प्राइस भी सेट हो जाती है। लेकिन तभी इस बंदे को ये बात पता चलती है कि ये बकरा भगवान को देने के लिए रखा गया है। ये जानने के बाद वो बंदा इस बकरे को खरीदता नहीं, वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर गणेश आकर अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि दादाजी इस कलवे को मत बेचो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनने के बाद सिनैया गणेशा को डांटने लगता है, अगर इस कलवे को नहीं बेचूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, तुमको नए कपड़े चाहिए ना तो इसको बेचना ही पड़ेगा। गणेशा रोते हुए कहने लगता है, नहीं दादाजी मुझे कपड़े वगैरह नहीं चाहिए, मुझे मेरा कलवा ही चाहिए। एक्चुअली सिनैया को भी ये कलवा बेचना पसंद नहीं होता। जब गणेशा छोटा बच्चा था सिनैया ने कलवे को गिफ्ट पर दिया था, लेकिन क्या करे मजबूरी है। दूसरी तरफ वीरैया एक बकरियां बेचने वाले बंदे के पास आकर 500 की नोट उसका हाथ में थमाते हुए कहने लगता है कि फिलहाल ये 500 रुपए रखो, रात होने तक मैं कुछ पैसे और दे दूंगा तुमको। लेकिन कौन भला 500 रुपए लेकर अपनी बकरियां बेचेगा, और वो भी इस पियक्कड़ बंदे पर भरोसा करके कोई भी बकरी नहीं देना चाहता।
फाइनली ये लोग कोशिश करते करते रात हो जाती है। अब सिर्फ दिवाली आने के लिए एक दिन बचा होता है। खैर सुबह होने के बाद वीरैया को ये बात पता चलती है कि हमारा सीनैया अपना बकरा बेच रहा है। तो वीरैया और उसका रिश्तेदार सीनैया के पास आते हैं। वीरैया को ऑलरेडी पता होता है कि ये बकरा मन्नत का बकरा है, मतलब भगवान के लिए रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी वीरैया इस बकरे को खरीदना चाहता है। वीरैया दोबारा 500 की नोट सीनैया को देने लगता है कि शाम होने के बाद मैं बाकी पैसे आपको लौटा दूंगा। तो सीनैया ये पैसे लेकर वीरैया से कहने लगता है, ठीक है वीरैया, मैं तुम्हारे भरोसे पर इस बकरे को नहीं बेचूंगा, लेकिन शाम को जरूर आना तुम पैसे लेकर, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अब ये सारी चीजें गणेशा देखकर बहुत मायूस होने लगता है कि फाइनली इसके दादाजी ने इसके कलवे को बेच रहा है। दूसरी तरफ मूर्ति और ज्योति एक दूसरे से फोन में बात करते हुए पक्का प्लानिंग बना लेते हैं। क्या हम दोनों कल रजिस्टर ऑफिस जाकर शादी कर लेंगे, आधार कार्ड वगैरह लेकर आ जाना तुम। तो ज्योति उसी तरह से सारे प्रूफ्स अपने बैग में रखकर जाते जाते अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। इस तरह से मायूसी से अलविदा कहने लगती है अपनी माँ को। अब इस तरफ वीरैया को पैसों की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी बंदा इसको पैसे नहीं देता। किसी जगह पर बैठकर सोचने लगता है कि अरे यार, इतने सालों में मैंने जितनी दारू पी, अगर वो पैसे जमा करता तो अब तो मेरे पास बहुत सारी बकरियां होती। तभी इसका रिश्तेदार इसके पास आकर एक जबरदस्त आइडिया देने लगता है। कहने लगता है कि देखो मामा, दिवाली के दिन हर एक बंदा गोश्त खाता है। अगर हम सारे गाँव वालों को ये बता दें कि हम उनको केजी गोश्त 700 रुपए में ही देंगे, तो सारे लोग हमारे पास ही खरीदेंगे। हम दोनों एक काम करते हैं, हर एक बंदे के पास जाकर उनके पास से थोड़ा एडवांस लेकर ये कहेंगे कि कल सुबह सवेरे आपका गोश्त आपके घर तक पहुंच जाएगा। अब जितने पैसे जमा होंगे उन पैसों से तुम बकरा खरीद लो। सुबह होने के बाद अपना दुकान ओपन करके सारा गोश्त उनके घर पहुंचा दो। सो वीरैया को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। फटाफट से एक दुकान के पास जाकर बुक और पेन लेकर पहले इस दुकान वाले बंदे से ही कुछ पैसे एडवांस पर लेते हैं, सारी चीज समझाने लगते हैं। इस तरह से ये दोनों गांव के हर एक बंदे की दुकान और घर पर जाकर थोड़ा थोड़ा एडवांस लेकर उनका नाम लिखते रहते हैं नोटबुक में। सो इस तरह से देखते ही देखते शाम हो जाती है। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सीनैया, गणेशा, मीनम्मा ये तीनों वीरैया का ही इंतजार करते रहते हैं। इस तरफ वीरैया के पास टोटली 5000 रुपए ही जमा होते हैं। बकरा है 10,000 का। वीरैया अपने बेटे मूर्ति से थोड़े पैसे लेता है और इसी तरह इसको भी अपने साथ आने के लिए कहता है, क्योंकि इसके पास ऑटो होता है ना, बकरा लाने में आसानी होगी। जब ये लोग सीनैया के घर पर जाते हैं तो वो बकरा तो चोरी हो चुका होता है। सो उन चोरों को फॉलो करने लगते हैं अपने ऑटो में। दूसरी तरफ वो 4 चोर अपनी गाड़ी को किसी जगह पर रुकाकर और कुछ बकरियां चुरा लेते हैं। तभी उस बकरियों का ओनर इस चीज को देखकर अपने आदमियों के साथ उनको फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ मीनम्मा को ये बात याद आती है कि इसने थोड़े थोड़े पैसे एक डिब्बे में जमा करके रखा था, तो इस डिब्बे को ओपन करके सारे पैसे गिनने लगती है। दूसरी तरफ जब वो बकरियां वाले उन चोरों को चेस कर रहे होते हैं, इसी दरमियान में उनकी गाड़ी का हल्के से एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब वो गाड़ी गिर जाती है और गाड़ी में के सारी बकरियां इधर उधर चली जाती है और उसी तरह वो चोर अपनी गाड़ी से उतरकर भाग निकलते हैं। सारे बकरियां वाले वहां पर पहुंचकर अपनी अपनी बकरियों को तलाश करते रहते हैं। इस तरफ मीनम्मा वो पैसे लेकर अपने किसी फ्रेंड के पास जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम सुनाने लगती है। वही मेरा पति कलवे को बेचना चाहता था, लेकिन चोरों ने उसको चुरा लिया। अब मेरा पति और मेरा पोता उस कलवे को ढूंढने के लिए गए हैं। मेरे पास थोड़े सिक्के हैं, मैंने जमा किया था। क्या तुम इन सिक्कों को लेकर नोट दे सकती हो? सो मीनम्मा की वो फ्रेंड चेंज लेकर नोटों के साथ साथ कुछ पटाखे और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने लगती है और उसी तरह मीनम्मा से ये भी कहने लगती है कि कल तुम अपने पोते के साथ हमारे घर पर खाने पे आओ, वो भी तो मेरा पोता जैसा है। इस तरफ ज्योति मूर्ति का ही इंतजार करती रहती है अपने फैक्ट्री के बाहर। तभी फैक्ट्री का ओनर ज्योति के पास आकर पूछने लगता है कि अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ी हो? अच्छा, वो लड़का तुमको लेने के लिए आने वाला है। मतलब इस बंदे को भी इनके बारे में पता होता है। दूसरी तरफ बेचारा मूर्ति बकरी को ढूंढने में बिजी होता है। एट द सेम टाइम वीरैया के घर के पास सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं गोश्त लेने के लिए, जो लोग इसको पैसे दिए होते हैं। घर के पास आकर वीरैया की बीवी के सामने वीरैया को बहुत गालियां देने लगते हैं कि हमारी गलती है कि इस पियक्कड़ पर हमने भरोसा किया, हमारी दिवाली तो गई सत्यानाश होकर। उसी वक्त वीरैया की बीवी वीरैया के ओनर को कॉल करके सारी प्रॉब्लम सुनाने लगती है। वीरैया का ओनर पूछने लगता है कि कितने केजी चाहिए तुमको, मैं भिजवा दूंगा। तुम सारे गांव वालों को गोश्त दे दो, बाद में मुझे पैसे दे देना। और वैसे वो वीरैया कहाँ पर है? मेरा फोन पिक नहीं कर रहा। अगर वो आएगा तो बोल दो कल से दुकान पर आ जाए। थोड़ी देर के बाद ज्योति के फैक्ट्री का ओनर ज्योति को
वीरया के घर पर लाता है। यह बंदा मूर्ति की माँ से कहने लगता है कि ये लड़की अपने घर जाना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपके घर पर ले आया। अच्छा इसी में है कि आप दोनों फैमिली वाले इन दोनों की शादी करवा दे। और वैसे भी आज ये दोनों अपने घर से भागने वाले थे। इस तरफ जिनके बकरियां होती है उनके बकरियां मिल जाती है, सिवाय सीनैया के। दूसरी तरफ मीनम्मा उस कपड़ों की दुकान के पास जाकर वो वाले कपड़े खरीदने लगते हैं और इसमें वो कपड़ों की दुकान वाला बंदा भी मीनम्मा की मदद करने लगता है। और जब पैसे देने की बारी आती है तो इसके पास सिर्फ 1500 होते हैं, कपड़े तो 2000 के होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये दुकान वाला बंदा वो 1500 रुपए लेकर ये कपड़े मीनम्मा को दे देता है। दूसरी तरफ सीनैया, वीरैया, गणेशा बहुत परेशान से रहते हैं और आज दिवाली का दिन होता है। वीरैया कहने लगता है, अरे भाई वो तो भगवान का बकरा है, भगवान ने ही उसको ले लिया, ना तुमको उसको बेचना था ना मुझे उस बकरे को लेना था। सीनैया वीरैया के पैसे वापस लौटाने लगता है। बदले में वीरैया 1500 रुपए सीनैया को देने लगता है गणेशा को कपड़े दिलवाने के लिए। उसी वक्त वीरैया की बीबी वीरैया को कॉल करके सारा मामला बताने लगती है। ज्योति का और वो घोष का भी फटाफट से घर वापस आने के लिए कहती है। उसके बाद वीरैया का ओनर भी वीरैया को कॉल करके दुकान पर आने के लिए कहता है। कहने लगता है, अरे वो तो छोटा बच्चा है, उसको अकल नहीं है, माफ कर दो उसको। उसी वक्त सीनैया के दिमाग में एक बात खनकने लगती है कि इतने सारे टाइम तक गणेशा इनके साथ रहा लेकिन एक बार भी अपने कलवे को नहीं बुलाया। ये तो बहुत ही चालू लड़का निकला। गणेशा अपने कलवे को बुलाओ, उसे मैं कुछ नहीं करूँगा। सो गणेशा खुश होकर अपने कलवे को बुलाने लगता है। कलवे! तो पता नहीं वो कलवा कहाँ पर होता है, गणेशा की आवाज सुनकर दौड़ते हुए इसके पास आने लगता है। दूसरी तरफ उन 4 चोरों को दिखाया जाता है जो बड़े से गड्ढे में गिर चुके होते हैं और उनके आसपास कोई भी नहीं होता इनकी आवाज सुनने के लिए। इस तरफ ज्योति और मूर्ति के घर वाले इन दोनों की शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसी तरह वीरैया ठान लेता है कि अपनी दुकान ओपन करेगा। इस तरफ गणेशा की दिवाली भी बहुत अच्छी तरह से गुजरने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।